नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा आज मिर्जापुर पहुंचे हैं। उन्होंने मां विंध्यावासिनी के विधिवत दर्शन और पूजन किए हैं। दिनेश शर्मा ने एक तरफ जहां विपक्ष पर निशाना साधा तो साथ में यह भी कहा कि योगी सरकार के आने के बाद विंध्यावासिनी धाम का स्वरूप बदल गया है। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हम जानते हैं कि योगी सरकार आने के बाद ये हमारे विंध्यवासिनी धाम का भी स्वरूप बदला है, और न केवल स्वरूप बदला है बल्कि जो विकास की अवधारणा थी, वो जो चहुमुखी विकास की अवधारणा थी पूरे प्रदेश की, उसका जो सार्वधिक लाभ मिला है काशी, अयोध्या, मथुरा धाम, मथुरा सर्किट और माता विंध्यवासिनी धाम, ये एक पर्यटन की दृष्टि से अलौकिक स्थान बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि इसके पहले लोग नहीं आते थे, नागरिक सुविधाओं से वंचित होकर लोग यहाँ पर आते थे, जिसके कारण पर्यटन के जो पर्यटक थे उनकी संख्या कम भी होती थी। आज जो हमारी सरकार है उसने जो विंध्यवासिनी माँ, अष्टभुजा और काली खोह मंदिरों को जोड़ने के लिए त्रिकोण परिक्रमा के लिए 200 करोड़ का जहां प्रावधान किया है, वहीं घाटों का सुंदरीकरण, प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता अभियान, श्रद्धालुओं के लिए स्थान, रोपवे, यातायात सुविधाएं और विंध्य धाम तीर्थ परिषद का एक प्रकार का गठन का काम भी सरकार ने किया है। मिशन 2027 को लेकर बीजेपी पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में है। ऐसे में सहारनपुर में 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य ने किया है। वहीं 7 सत्रों में संपन्न हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में पार्टी विधायक राजीव गुंबर समेत सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती आज फतेहपुर पहुंचे हैं। उनका यह आगमन गौ संरक्षण और जन जागरण के लिए आयोजित गविष्टि यात्रा और गौ संरक्षण यात्रा के तहत हुआ है। इस दौरान शंकराचार्य ने गौमाता, महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर कटाक्ष किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सभी विधानसभाओं में यात्रा लेकर जाएंगे। और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से बदायूं शहर में कई प्रमुख स्थानों पर आपत्तिजनक होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर सपाइयों में भारी आक्रोश है। वहीं इस मामले में सपा पदाधिकारियों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की और कहा कि शांति व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अज्ञात दोषियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई जरूरी है। साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये कोई सुनियोजित गैंग है जो एक सिंडिकेट बना के काम कर रहे हैं और इमेज बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जनता परेशान है, लोगों से, मौजूदा सरकारों से परेशान है। तेल की रोज कीमत बढ़ा देते हैं, डेली तेल की कीमत बढ़ा देंगे, महंगाई चरम पे, सिलेंडर गायब। लाइन में जो सरकार ने लगाया है उस सरकार को जनता लाइन में लगाएगी। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में बकरीद के त्यौहार को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सड़कों पर नमाज और खुले में प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी रोकने को लेकर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है जहां पर जिला और पुलिस प्रशासन ने बकरीद को शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। फ्लैग मार्च सभी थाना क्षेत्रों में निकाला गया है। आज कोतवाली थाना क्षेत्र में भी मेरे नेतृत्व में इसमें एडिशनल एसपी सिटी जो मौजूद है और अन्य पुलिस वाले मौजूद है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था को जहाँ तक निगरानी की बात है और ड्यूटी की बात है, हर एक क्षेत्र में निगरानी की जा रही है, ड्यूटी की जा रही है और सबका उद्देश्य ये होता है कि जनता से संवाद करना, जनता का विश्वास करना और जो आवश्यक जो सुरक्षा प्रबंध है उसको सुनिश्चित करना। याद में यातायात भी जुड़ा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि कल बकरीद का त्यौहार है जो कि 3 दिन चलेगा और इसमें ये कुर्बानी दी जाती है और नमाज पढ़ी जाती है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए सभी ईदगाह और मस्जिद जितनी भी हमारे ज़िले में है वहाँ पर पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। हमारे जो PRVs हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया गया। सादे वस्त्रों में वहाँ पर ड्यूटी लगाई गई। सुबह से ही सभी ईदगाह और मस्जिदों में ड्रोन से भी निगरानी हुई
और कोई भी अवांछनीय तत्व किसी तरह की शरारत ना करे, इस पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। कल 28 तारीख को जनपद फर्रुखाबाद में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। सब जगह आप अवगत है। 171 मस्जिद है हमारे यहाँ पर और 58 ईदगाह है। सभी जगह नमाज पढ़ी जाएगी। उसी के तहत आज ये पूरे मऊ दरवाजा थाने से ये ईदगाह तक फ्लैग मार्च किया गया है। सब तरफ शांति व्यवस्था देखी गई है और फ्लैग मार्च इसलिए किया गया है ताकि एक संदेश मिले कि कल शांतिपूर्वक तरीके से नमाज के जनपद फर्रुखाबाद में कल बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसमें 4 जोन में विभाजित किया गया है पूरे जनपद को और 15 सेक्टर में ड्यूटियां लगाई गई हैं। पीएसी की 2 कंपनियां यहाँ पे तैनात है। क्यूआरटी डिप्लॉय किया गया है। रिजर्व फोर्स है लाइन में और अलग अलग थाना क्षेत्र में रखे गए हैं। इसके अलावा सुबह से नमाज अदा की जाएगी। उसके बाद सबसे यही अपील है कि शांतिपूर्वक जो है अपना त्यौहार संपन्न कराएं। और देश में गर्मी का पारा बढ़ते ही बिजली विभाग की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि भीषण गर्मी में लोगों को बिजली कटौती की समस्या का सामना न करना पड़े। इसे लेकर बिजली विभाग पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। इसके बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय गर्मी अपने पीक पे है, जिसके कारण सिस्टम पे बहुत अधिक लोड है, जिसकी वजह से बार बार फ्यूज जा रहे हैं। इसमें एक पैटर्न समझ में आया है कि जिस समय लोड बढ़ता है उस समय क्षेत्र में चोरी भी बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और इसके अभी तक इसमें लगभग 35-40 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी में कार्रवाई भी हुई है। इसमें मुख्यतः जो चोरी पाई जाती है वो आसरा कॉलोनी, चपटा कॉलोनी, काशीराम कॉलोनी और इसी तरीके के जो एरिया है उसमें ज्यादा पाई जाती है। जिस समय अभियान चलता है उस समय फीडर का भी लोड अचानक एक्सपोनेंशियली कम होता है। क्षेत्र में फ्यूज जाने की भी समस्या खत्म हो जाती है। ये अभियान हम लोग तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये चीजें समाधान ना हो जाए पूरा समस्या का। जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे देखा जाए तो विद्युत विभाग का भी पारा कहीं ना कहीं डाउन होता जा रहा है। इसी को लेकर के रामपुर में आज हमने जिस तरीके से देखा कि आज का जो पारा है लगभग 43 डिग्री पर है, उसी को लेकर के देखा जाए विद्युत विभाग लगातार चेकिंग कर रहा है, जगह जगह छापेमारी कर चल रही है। रामपुर में अगर बात करें कुछ ऐसी सरकारी कॉलोनियां हैं जिसमें गरीबों को बसाया गया है और वहां पर जो लोग हैं अगर देखा जाए तो कुछ 400 कनेक्शन दिए रखे हैं, लेकिन वहां 200 लोग ऐसे भी हैं जो अवैध कनेक्शन से कटिया डाल करके लाइट चला रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो रामपुर के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता हैं उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि कोई भी अगर चोरी करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई तो की जाएगी बल्कि उससे वसूली भी की जाएगी। यही कारण है क्योंकि जिस तरीके से टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो लोगों की विद्युत विभाग की तरफ को गुस्सा भी बढ़ रहा है। वहीं योगी सरकार के आदेश है कि रामपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई सा भी जिला हो 24 घंटे आपूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो जवाबदेही उस अधिकारी की होगी कि विद्युत विभाग क्या काम कर रहा है। इसलिए आज रामपुर में अगर बात करें तो जिस तरीके से 43 डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है और विद्युत विभाग की जो है पूरी कोशिश है कि 24 घंटे लाइट आपूर्ति करा सके। अपने कैमरामैन सहयोगी के साथ सुरेश कुमार, चंद्र टीवी, रामपुर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग की ओर से पद्म भूषण समता प्रसाद गुदई की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 31 मई को आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में जोरों शोरों पर है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने प्रोफेसर रेणु जौहरी से खास बातचीत भी की है। संगम नगरी प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में अब जो पंडित समता प्रसाद गुदई महाराज हैं उनकी पूर्ण तिथि पर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस नेशनल जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस है उसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और प्रोफेसर जो रेणु जौहरी हैं उनके नेतृत्व में कार्यक्रम है। ये बताइए किस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है, कौन कौन लोग आ रहे हैं, इसमें मुख्य अतिथि किस तरह से पूर्ण तिथि पर तैयारियाँ हैं?
ये 31 मई 2026 को सायंकाल 4 बजे NCZCC में आयोजित हो रहा है और इसमें जो हमारे मुख्य कलाकार आ रहे हैं वो बंग भूषण पंडित आनंदो चटर्जी जी आ रहे हैं, वो इसका मुख्य आकर्षण रहेंगे और उनको पद्म भूषण पंडित समता प्रसाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा और उनकी बेहतरीन प्रस्तुति होगी। इसके अतिरिक्त हमारे सिद्धि विनायक पैठरकर जी पुणे से आ रहे हैं, वो दोनों हाथों से इक्वली तबला वादन करते हैं तो उनकी भी प्रस्तुति होगी। और दिल्ली से डॉक्टर इंद्रेश मिश्र जी आ रहे हैं तो वो बनारस घराने की गायकी का प्रदर्शन करेंगे। और उनके साथ सारंगी में जो है दिल्ली से मुदस्सर खान जी आ रहे हैं नगमा देने के लिए और हमारे लोकल आर्टिस्ट भी जुटेंगे और ये हमारे विद्यार्थी शोधार्थी कुलगीत का प्रस्तुतिकरण करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक महाराज जी के ही तबला वादन से युक्त एक फिल्मी गीत पर एक सेमी क्लासिकल नृत्य होगा जिसे संस्कृति की सरवानी प्रस्तुत करेंगी। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर स्वतंत्रवाला शर्मा जो वाइस चांसलर राजा मानसिंह तोमर हैं और विशिष्ट अतिथि हैं श्री सुदेश शर्मा जो डायरेक्टर NCZCC हैं। देखिए किस तरह से इसमें लोग शामिल होंगे फिलहाल, मगर जो छात्र हैं हम उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए जिस तरह से पूर्ण तिथि है उसके लिए आप लोग तैयारी, किस तरह का उत्साह है? हम लोग ये हर साल मनाते हैं, महाराज जी का ये प्रोग्राम हर साल होता है और बहुत उत्साह के साथ हम लोग लगभग 15 दिनों से निरंतर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें कुलगीत है जो हर साल होता है, तबला वादन है, तबला सोलो है। तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मनाते हैं हर साल। तो और लोगों से बात कर लेंगे। ये बताइए सब चीज़ तो कार्यक्रम होगा मगर इसमें छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा, तो कितना उत्साह है? हाँ, उत्साह तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत ही ओजपूर्ण जो हमारी जो प्रस्तुति रहती है और हम लोग 15 दिन से 20 दिन से बस लगातार लगे हुए हैं इस चीज़ में, तो इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं हर साल हम लोग। देखिए छात्रों में उत्साह है और दूसरी तरफ प्रोफेसर रेणु जौहरी के नेतृत्व में ये पूरी कॉन्फ्रेंस होगी जिसके लिए पूरी यहाँ पर तैयारी की जा रही है। फिलहाल अब कॉन्फ्रेंस को जो NCZCC का सभागार होगा 31 तारीख को उसमें ये आयोजित होगी, जिसकी आज ही जानकारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रोफेसर रेणु जौहरी ने दी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में अब कौन कौन शामिल होने पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर। और उधर बांदा में एक बार फिर से बड़ा हादसा देखने को मिला जहां पर बालू से भरे एक ट्रक ने राहगीर को कुचलने के बाद ई-रिक्शे को जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे के बाद अनियंत्रित होकर ट्रक भी पलट गया है। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बसंडा थाना इलाके में हुई घटना के मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। फिलहाल अभी तक कोई आपराधिक पुष्टि नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरेली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जहां पर पुलिस ने 48 घंटे के अंदर अपहरण का खुलासा करते हुए 1.5 साल के मासूम को सकुशल बरामद किया। साथ ही मुठभेड़ के दौरान अपहरण करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और हालांकि इस दौरान एक कांस्टेबल्स को भी गोली लगने से वो घायल हो गया है जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। 24 मई 2026 को थाना आंवला स्थित ग्राम मनोना से एक 1.5 वर्षीय बच्चे ऋषभ के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 278/26 थाना आंवला पर संगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया। इसी के क्रम में 5 पुलिस टीमों का गठन किया गया जिनके द्वारा CCTV कैमरा फुटेज, सर्वेलेंस एवं अन्य टेक्निकल इनपुट्स पर कार्य किया गया। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर 2 अभियुक्तों को आइडेंटिफाई किया गया था। आज दिनांक 26 मई 2026 को पुलिस टीम्स को यह सूचना प्राप्त हुई कि दोनों अभियुक्तों द्वारा बच्चे को बेचने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था। जब पुलिस टीम से इन्हें इंटरसेप्ट करने का प्रयास किया, इनके द्वारा बच्चे और बाइक को छोड़कर भागने का प्रयास किया गया एवं पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। कुशीनगर में एक पेट्रोल पंप पर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब एक युवक अपने चाचा के साथ पेट्रोल लेने के लिए पहुंचा, जहां पर एक बार पेट्रोल लेने के बाद दोबारा पेट्रोल की मांग करने पर भड़के पंप मालिक और कर्मचारियों ने दोनों की लाठी डंडों से जमकर पिटाई करना शुरू कर दिया। आरोप है कि पेट्रोल पंप पर दोपहिया वाहन वालों को मनमाने ढंग से 200 रुपए का पेट्रोल ये दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज होने के साथ ही वैश्विक मानचित्र पर चमक उठा है। आखिर क्या है यह पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का बस्ती जिला इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों के साथ दर्ज होने के साथ ही वैश्विक मानचित्र पर चमक उठा है। ये अवसर था एक ऐसी
अभूतपूर्व सांस्कृतिक क्रांति का, जिसने आधुनिकता की चकाचौंध के बीच सदियों पुरानी लोक संस्कृति को दुनिया का सबसे बड़ा मुकुट पहना दिया। भव्य और ऐतिहासिक सांस्कृतिक महाकुंभ में 2500 महिलाओं ने एक साथ एक सुर एक ताल में पारंपरिक सोहर का गायन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। I'm here and I have been here since yesterday at Basti, Uttar Pradesh, India, to gauge the record attempt most singers in an Indian folk music performance. The folk song that's been sung here is a type called Sohar. Sohar is a folk music song that is sung by mothers to their child. Now this basic record to achieve was 250, and what has been achieved is 2,500, a remarkable 2,500 by Mr. Manish Mishra, Pahal Social Welfare and Education and Society here in Uttar Pradesh, Basti. ये ऐतिहासिक समागम केवल लोक गीतों के गायन और कीर्तिमान स्थापित करने तक सीमित नहीं रहा। इस मंच ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की एक ऐसी नई परिभाषा लिखी जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आयोजन में शामिल हजारों ग्रामीण और शहरी महिलाओं ने इस मंच के माध्यम से देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता ज्ञापित की। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि जिस तरह देश को नक्सलवाद से खूनी दंश से मुक्त कराया गया, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया गया है, उसने देश की माताओं बहनों को एक सुरक्षित भविष्य और भयमुक्त वातावरण दिया है। पारंपरिक सोहर की मंगल ध्वनि के बीच देश की सुरक्षा के लिए धन्यवाद का ये संदेश उपस्थिति जनसमूह की आंखों में गर्व के आंसू ले आया। भारत की एक बड़ी आंतरिक समस्या समाप्त हुई। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने नक्सल मुक्त भारत बना दिया, और नक्सल मुक्त भारत बनने में इतना भारत आंतरिक रूप से जो कमजोर था वो मजबूत हो चुका है। भारत अब हर रूप में मजबूत है। भारत माँ भारती विश्व गुरु बनने की राह पर चल रही हैं। भारत विकास के मार्ग पर चल रहा है। भारत का मंत्र वसुधैव कुटुंबकम विश्व में शांति के लिए एक अग्रसर होगा। इसी के उपलक्ष्य में बस्ती की माताओं बहनों ने तय किया कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री के शतायु होने के लिए हम लोग 2100 महिलाएं सोहर का गान करेंगी। फिर मैंने चेक कराया कि क्या इसका कोई रिकॉर्ड है, तो हमें पता चला कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हमने गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड से संपर्क किया और 2100 महिलाओं ने आज गा करके 2500 महिलाओं ने गायक स्वर में गा करके सोहर गा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को अपना आशीर्वाद दिया। 2500 महिलाओं का एक साथ सोहर गाना साक्षात ईश्वरीय चेतना का एहसास था। आज बस्ती ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे गांव की परंपरा विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती है। भारतीय समाज में सोहर केवल एक लोकगीत नहीं, बल्कि जीवन के सृजन, बच्चे के जन्म और लोक कल्याण का एक ऐसा मांगलिक गान है जो हमारे संस्कारों को दर्शाता है। जानकारों का कहना है कि इस नए रिकॉर्ड ने उत्तर प्रदेश की लोक विधाओं और कलाकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए हैं। बस्ती ने आज इतिहास बदल दिया है और नया इतिहास रच दिया है। बस्ती से जनता टीवी के लिए इंद्रजीत चौधरी की रिपोर्ट।